नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2013 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव प्रचार शनिवार शाम थम गया। दोनों राज्यों में सोमवार को मतदान होना है, तो वहीं दिल्ली और राजस्थान में चुनावी रंग जोर पकड़ चुका है। इससे पहले कि चुनाव की खबरों को तफसील से देखें, उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की चुनावी सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश और मिजोरम में थमा चुनाव प्रचार, घर घर संपर्क का सिलसिला शुरू। मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान की तैयारियां अंतिम दौर में। 25 नवंबर को वोटिंग। राजस्थान में प्रचार तेज। डूंगरपुर और कोटा की रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई। और दिल्ली में राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव आयोग ने शुरू की आम आदमी पार्टी पर हुए स्टिंग की जांच। तो लोकतंत्र 2013 में सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शनिवार शाम थम गया। प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जहां कई रैलियां हुई, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कई जगह जनसभाओं को संबोधित किया। सभी उम्मीदवार अब लोगों के घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2583 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बीजेपी ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस के 229 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएसपी 227 और एनसीपी 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई 23 और सीपीएम 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारी है, तो वहीं 1092 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत चुनाव में आजमा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधानसभा की 230 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद शनिवार को प्रचार अभियान थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए होने वाले मतदान में तकरीबन 4,66,09,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या करीब 2,45,51,000 है, जबकि महिला वोटरों की तादाद 2,20,56,000 के आसपास है। मतदाताओं की सुविधा के लिए 53,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी जहां राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, वहीं सिंगरौली जिले की देवसर सीट से डॉक्टर एचएल प्रजापति का नामांकन रद्द होने की वजह से कांग्रेस के 229 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देवसर सीट पर कांग्रेस अब निर्दलीय प्रत्याशी वंशमणि प्रसाद वर्मा का समर्थन कर रही है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 143 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस के खाते में 71 तो 7 सीटों पर बीएसपी को कामयाबी मिली थी। अन्य के खाते में 9 सीट गई थी। राज्य में 21 सीट ऐसी भी थीं जहां उम्मीदवारों की जीत का अंतर 1000 वोटों से कम था। धार सीट से तो बीजेपी की नीना वर्मा महज 1 वोट से चुनाव जीती थीं। प्रदेश में मतदान की सुरक्षा का जिम्मा 2 लाख से ज्यादा जवानों को सौंपा गया है। मतदान के लिए प्रदेश भर में सीआरपीएफ और सीपीएमएफ की 548 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें झारखंड से 15 और बिहार से आई 10 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल और राज्य कांस्टेबलरी के जवान भी तैनात रहेंगे। साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा, जबकि राज्य की बाकी 227 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयदीप गोविंद से बात की हमारे संवाददाता राजकमल राव ने। We have with us Chief Electoral Officer of Madhya Pradesh, Mr. Jaydeep Govind. Let's try and understand his preparedness for the upcoming polls on 25th November. Sir, what kind of preparations have been made, and are you confident that you are getting a good electoral percentage this time? Well, all our preparations are in shape.
We have 54,000 polling booths in 51 districts of the state, and all the EVMs, the polling personnel, our preparedness for the postal ballots, and also to facilitate the voters, the arrangements at the polling booths are all in shape. This time, the Madhya Pradesh voters are going to experience it for the first time. Earlier, Chhattisgarh, they've already experienced. So, are there any experience learned from the Chhattisgarh Assembly elections, and you're going to improve the situation? Well, we have been working on our voter list for the last almost 2 years, and most of our indicators like the EP ratio, the gender ratio, and the age cohort of the youth voters, particularly the 18 to 19 and 19 to 29, are quite in shape and as per the requirements of the Election Commission of India. Border districts with Chhattisgarh, Balaghat, Mandla, and some financially sensitive constituencies like Ujjain. So, what are the preparedness of the Election Commission as well as district administrators of this region, sir? Well, Mr. Rao, you have very rightly pointed out the UP border. Madhya Pradesh is a landlocked state, and there are boundaries with 5 states. UP border does cause a bit of concern to us, and we have accordingly prepared. There are 548 companies that have come up from Chhattisgarh as part of the redeployment of the forces. They are all in Madhya Pradesh. They have been deployed largely at the polling booths. The borders have been sealed. Liquor and money, which plays a role in election, has been taken care. So that's what Mr. Jaideep Govind had to say to Rajya Sabha TV. He is confident that this time Madhya Pradesh will come in and participate and vote in full swing. They are also taking sweep activities, so he is hopeful. With camera person Saroj Das, I am Rajkamal Rao for Rajya Sabha TV. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता राजकमल राव के पास, जो इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। राजकमल, जैसा कि चुनाव प्रचार कल शाम थम गया और कल सोमवार को मतदान होना है मध्य प्रदेश और मिजोरम में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनावी जो पार्टियां उन्होंने तो पूरा दमखम लगा दिया अपने प्रचार, अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने में। चुनाव आयोग की तैयारियां मतदाताओं को जागरूक करने के लिहाज से या नया जो नोटा इंट्रोड्यूस किया है उसके लिहाज से किस तरीके की तैयारियां हैं? जी ज्योति, नोटा के लिए तो अच्छी तरह से प्रमोट किया है इलेक्शन कमीशन ने। बहुत सारे जैसे एनजीओस है और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है जो नोटा ऑप्शन को बहुत जोर तरीके से प्रमोट किया। बट ये सवाल ये भी है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में इतनी कम अंतर से पिछली बार चुनाव जीत और हार तय हुई थी, तो नोटा ऑप्शन भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। इस बार जो 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर है, वो भी अगर वो लोग भी नोटा का ऑप्शन यूज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये एक क्वेश्चन है कि ये अगर नोटा ऑप्शन यूथ ज्यादा यूज करेगी तो उनका जीत हार में क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि आपने पूरे मैनिफेस्टोस में देखा है, कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक जिस तरह से वोटों को लुभाने की कोशिश की है कि युवाओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन्स के जरिए और किसान वर्ग को सिंचाई के क्षेत्र में कुछ पानी की व्यवस्था करने के लिए तो बहुत लुभावनी ऑफर्स की है सारे राजनीतिक दलों ने। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जहां भी कम हुआ है, जैसे कि इंदौर था, भोपाल है, जहां पे 60-70% के बीच में था, वहां मुश्किल होने वाला है। जो जी राजकमल, यहाँ एक अहम जो चीज निकल कर आई है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अगर हम बात करते हैं, तमाम चुनावी लुभावने जो वादे किए जाते हैं, मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। अगर हम छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है। ऐसे में जो कांटे की टक्कर है वो और दिखाई दे रही है। जी, मतदाताओं का अवेयरनेस बढ़ने से वोटिंग परसेंटेज जैसे ही बढ़ता है, जनरली इनकम्बेंट गवर्नमेंट जब चुनाव पे जाती है, एंटी इनकम्बेंसी का वेव लहर चलता है। तो हम पिछले असेंबली चुनाव में देखा हुआ है कि जब एंटी इनकम्बेंसी का लहर चलता है उस समय वोटर परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन पिछले 5-6 साल में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चुनाव को प्रमोट कर रही है और आधार कार्ड और वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन का जिस तरह की स्कीम से जहां पे ट्राइबल्स को अपनी फेस देखने का मौका मिला, उस समय अभी उनका आइडेंटिटी साथ में आया, उनका शक्ल भी दिख रहा है उसमें। तो अब ये चाहेंगे कि वोटर सेंटर्स पे जाए और उनका नाम कोई ले ताकि उनकी रिकॉग्निशन मिले। तो अब वो लोग वोट करने के लिए ज्यादा तरीके और ज्यादा नंबर्स में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा उदाहरण था। अगर ऐसा ही यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों में ये कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि कौन किसकी तरफ गया है।
चलिए राजकमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदाताओं का रुझान बढ़ा है, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ता है वो किसके खाते में जाता है और किसे जीत दिलाता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री एसोसिएशन चाहती है कि सरकार बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं में सुधार करे। इन संस्थाओं के मुताबिक इलाके में पिछड़ेपन और रोजगार की कमी के लिए संचार माध्यमों की बदहाली जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध राज्य है। यहाँ से सोयाबीन, धान और गेहूं का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। राज्य में भी कई लघु उद्योग हैं, लेकिन इन औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल पहुंचाने में काफी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश से बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए उत्पादक सड़क और रेल परिवहन पर निर्भर हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है। इसको लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है क्योंकि कोई समुद्र तट मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। एक लंबे भूभाग में जो रेल की वर्तमान सुविधाएं हैं वो राष्ट्रीय औसत से कम हैं। जो नेशनल रोड्स हैं, हाईवेज हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है या तो और उनकी भी कमी है। मध्य प्रदेश में 2 हवाई अड्डे हैं, एक इंदौर और दूसरा भोपाल में। खुजराहो में भी हवाई पट्टी है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ पर्यटकों की आवाजाही के लिए किया जाता है। एयर कनेक्टिविटी की कमी के चलते कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आने से कतराती हैं। राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। पीतमपुर उद्योग संघ के मुताबिक मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहाँ न तो प्रॉपर पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, न उनकी कोई हवाई जहाज की प्रॉपर कनेक्टिविटी है। तो इन्वेस्टर्स के लिए पहली बात तो वहां तक पहुंचना ही संभव नहीं होता। इंदौर दवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के चलते आज बेहाल है। दवा उत्पादन से जुड़े लोगों का मानना है कि राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने औद्योगिक विकास की उपेक्षा की है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिटेरियोरेशन या खात्मा सन 2005 से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमआरपी बेस्ड सेंट्रल एक्साइज इंट्रोड्यूस किया था और एमआरपी बेस्ड सेंट्रल एक्साइज के इमीडिएट बाद शेड्यूल एम को रिवाइज कर दिया था, जिसमें कि काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। रोजगार के अवसरों की कमी के चलते लोग दूसरी जगह जाना बेहतर समझते हैं। जानकारों का कहना है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर औद्योगिक उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, इंदौर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों में से विदिशा सबसे ज्यादा चर्चा में है। 23 साल से लगातार इस सीट पर जीत रही बीजेपी ने अपने ही लोगों से होने वाले नुकसान को भांपकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आखिरी मौके पर मैदान में उतारा। शिवराज सिंह चौहान विदिशा के साथ साथ अपनी पारंपरिक सीट बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार विदिशा विधानसभा सीट बीजेपी की साख से जुड़ गई है। लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज विदिशा लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, रामनाथ गोयनका जैसे दिग्गजों को भारी मतों से सांसद बनाने वाली इस लोकसभा सीट ने शिवराज सिंह चौहान को लगातार 5 बार संसद पहुंचाया है। इस साख को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुधनी के साथ साथ यहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज का विदिशा से ये पहला विधानसभा चुनाव है। व्यस्तता की वजह से शिवराज सिंह नामांकन भरने के बाद से इस इलाके में नहीं आए हैं और प्रचार का जिम्मा उनकी पत्नी साधना सिंह ने संभाला है। बहुत काम किया है। सड़कें आप देख रहे हैं, गांव में थोड़ा सा मामला है, बाकी रोड तक अच्छी सड़कें हुई है। गांव में सीसी रोड बना हुआ, ऐसे कोई कहीं दिक्कत नहीं है। इस विधानसभा सीट से 1972 के बाद कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है। पार्टी ने इस बार यहां से साफ छवि वाले शशांक भार्गव को उम्मीदवार बनाया है और शिवराज के मुख्यमंत्री और सांसद रहते विदिशा की अनदेखी को मुद्दा बनाया है। क्षेत्र के युवा और कई मतदाताओं का भी मानना है कि विदिशा की हालत चिराग तले अंधेरा जैसा है। किसान का लड़का हूँ, तो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, तो सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ रोजगार देना चाहिए। पंचायत में जैसे कि पंचायत के थ्रू कुछ कितनी जॉब निकलती हैं, वहीं पर हमें स्थायी नौकरी देना चाहिए। सब नल लगवाने चाहिए ताकि पानी की व्यवस्था हो और शौचालय हो घर में, ताकि घर की नारियां और बच्चों बाहर न जाएं। हमें ठेला धका रहा, ठेलों में कुछ नहीं है, खड़ा खड़ा का फेंक रहे हैं लोग, सब महंगाई के मारे। कुछ रोजगार मिल जाए तो रोजगार करेंगे लोग, और क्या। BPL का कार्ड है, उससे फीस नहीं लगती उससे।
बेरोजगारी, सड़क, पानी इस बार चुनाव में बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि अगर चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी और विदिशा दोनों जगह से जीतते हैं तो क्या विदिशा की सीट अपने पास रखेंगे। 70 के दशक से लेकर अब तक ये पूरा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले 10 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है और संसदीय स्तर पर भी सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई चमक, ऐसी कोई विकास हमें देखने को नहीं मिला जो शायद एक वीआईपी क्षेत्र में देखने को मिलता। महिलाओं की वही समस्याएं हैं, बेरोजगार युवकों की वही समस्याएं हैं। विदिशा के जैतापुर गाँव से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लोकतंत्र 2013 में आपका स्वागत है और अब खबरें लेते हैं मिजोरम से। मिजोरम में भी चुनाव प्रचार का शनिवार कल शाम थम गया। 25 नवंबर को विधानसभा की 40 सीटों के लिए चुनाव में 142 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के लिए 1126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से 94 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मिजोरम में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मिजोरम डेमोक्रेटिक फ्रंट के मिजोरम डेमोक्रेटिक अलायंस से है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार से बात की हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया है। हमारे साथ इस वक्त है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, ये जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजामात किए गए हैं मिजोरम में एक बहुत ही स्मूथ जो पोलिंग प्रोसेस है उसके लिए। हमने लगभग सभी इंतजाम कर लिए हैं, हमारी सभी तैयारी हो गई हैं। जो पोलिंग पार्टीज रवाना होनी थी वो रवाना होना शुरू हो गया है कल से, और 24 तारीख तक सभी पोलिंग पार्टीज रवाना होकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगी। हमारे पास पूरे इंतजाम हैं सुरक्षा के लिए। करीब 31 कंपनी हमें मिली हैं बाहर से और वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, और इसमें जितने भी काम होते हैं इलेक्शन के प्रिपेयर्डनेस के लिए वो सब पूरे कर लिए गए हैं। रोल हमारी इलेक्टोरल रोल वो मतदाता सूची बिल्कुल तैयार है और सभी कैंडिडेट्स को दे दी गई है और सब काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं उनके लिए कोई खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि जो छोटे छोटे गुट हैं, अलगाववादी गुट हैं, वो सक्रिय हैं कुछ कुछ हिस्सों में मिजोरम की। मिजोरम वैसे तो काफी शांतिपूर्ण जगह है और कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है। पहले यहाँ पे इंसर्जेंसी रही, ये बात ठीक है, लेकिन आज के दौर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे पीसफुल स्टेट माना जाता है। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो वहाँ पे एक्टिव है, उसके लिए हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं और वहाँ पे जहाँ जहाँ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है हम वहाँ पे सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्स दे रहे हैं, बाहर की सिक्योरिटी फोर्स लगा रहे हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू कर दी है काफ़ी समय से और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पे पुख्ता इंतजाम रहेंगे और किसी तरीके का अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं होने दिया जाएगा। जी, तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तैयारियों के साथ। कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, आइजोल, मिजोरम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी आइजोल से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रणव, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कल मिजोरम में भी चुनाव होना है, सभी बड़े नेताओं ने लगभग वहां पर रैलियां भी की हैं, लोगों में किस तरीके का माहौल है, क्या चाहती है वहां की जनता? देखिए, मिजोरम का जो चुनाव है वो थोड़ा सा जुदा है। अगर हम उत्तरी भारत के राज्यों से तुलना करें, यहाँ पर जहाँ तक प्रचार की बात है, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर कि प्रचार अभियान उस गति से या उस रंग में नहीं दिखाई देता जिस तरह से बाकी राज्यों में दिखाई देता है। इसके बावजूद भी जो वोटर्स के बीच में जो जागरूकता है वो जरूर यहाँ पर है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है।
खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो पड़ोसी देश हैं, चाहे म्यांमार की बात करें, नेपाल और जी बार बार जो राजनीतिक दलों के बीच में उठता है और वो एक बड़ा मुद्दा हुआ। इसके अलावा जहां तक अलगाववादी गुटों की बात है, ये जरूर है कि 1986 के बाद जो पीस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से एक मुख्य धारा में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो उत्तरी मिजोरम है वहां पर अभी भी कुछ छोटे छोटे ऐसे अलगाववादी गुट हैं जो कि बहुत सक्रिय हैं। वो एक बड़ा मुद्दा इस बार बना। इसके अलावा विकास की बात, हमेशा जब पूर्वोत्तर राज्यों की बात होती है तो विकास की बात जरूर होती है। वो मुद्दा जरूर है क्योंकि केंद्र से सीधा ताल्लुक है, ज्यादा रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है इन राज्यों में, तो ये सारे बेरोजगारी है, बिल्कुल। कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, जिस तरीके के अलग अलग जगहों के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो विधानसभा चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रमुख बहुत बहुत शुक्रिया प्रणब आपका। मिजोरम की बहुसंख्यक आबादी मिजो की स्वतंत्र पहचान नहीं, संप्रभु मिजो राज्य की मांग को धार दी, लेकिन बृहद मिजोरम राज्य की उनकी इच्छा बनी हुई है। पड़ोसी देश म्यांमार के एक हिस्से पर उनका दावा रिहिदिल झील से है, जिसे मिजो लोग पवित्र मानते हैं। राज्यसभा टीवी ने म्यांमार जाकर इसकी पड़ताल की, आइए आपको दिखाते हैं। थियाओ नदी भारत और म्यांमार को प्राकृतिक तौर पर बांटता है। मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है थियाओ नदी के उस पार, वो म्यांमार है, यानी बर्मा। मिजोरम से लगती म्यांमार सीमा से 22 किलोमीटर अंदर जाने पर मिलती है पवित्र और मनोहारी रिहदिल झील। मिजो लोगों का मानना है कि दिल के आकार की इस झील से ही उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। झील की खास बात यह है कि इसमें बाहर से पानी नहीं आता। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं। मैं म्यांमार के रिखोदार गांव में हूं। ये जो तल है, इसको मिजो लोग रिहदिल के नाम से जानते हैं और ये उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो इसे तीर्थ स्थान मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मिजो जनजाति मंगोलियन नस्ल से निकली है, जो सदियों पहले पूर्वी भारत पहुंची थी। 7वीं शताब्दी में ये लोग पश्चिमी बर्मा पहुंचे और वहां बस गए। 16वीं शताब्दी में मिजो जनजाति तायू नदी पार कर भारत पहुंची। 19वीं शताब्दी में ये ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आए और आज अधिकतर मिजो ईसाई हैं। हालांकि आदिवासी जीवन शैली को इन्होंने बरकरार रखा है। These may not happen in other places like Sampai, because Sampai we have many villages. Majority of the inhabitants are Paite. Paite have their own cultural dance like that. They perform there some dances like this. Mizoram, as one whole. 1960 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजो राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आज भी ऐसे नक्शों के जरिए वृहद मिजोरम की मांग को समझा जा सकता है। गुलाबी रंग में वर्तमान मिजोरम राज्य दिख रहा है, जबकि हरे रंग में त्रिपुरा, मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके भी शामिल हैं। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, रिहदिल झील, म्यांमार। और अब रुक करते हैं राजस्थान से जुड़ी चुनावी खबरों का। राजस्थान में नरेंद्र मोदी आज 4 चुनावी रैलियां करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अंता और कोटा में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे और राज्य में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मतदाताओं से अपील करेंगे। राजस्थान में 1 दिसंबर को 200 सीटों के लिए मतदान होना है। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है, तो वहीं बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए 5 साल बाद एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को राजस्थान में 2 रैलियां की। डूंगरपुर और कोटा जिले में उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदों के बारे में बताया। सोनिया गांधी ने इस मौके पर बीजेपी की आलोचना की और अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। राजस्थान में 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कोटा की रैली में अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और किसान सभी का ध्यान रखा है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कांग्रेस सरकार की पहल का नतीजा यह है कि आज प्रदेश के हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
केंद्र सरकार की कामयाबियां गिनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासन में आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिला है। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की तारीफ करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इससे आम आदमी के जीवन में काफी सुधार आया है। हम प्रगति के काम करते रहेंगे। हम आगे भी पूरे संकल्प के साथ राजस्थान के विकास और एक भाई बहन की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हमेशा की तरह संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी विकास की नहीं बल्कि लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के बाद अब खबरें दिल्ली से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में चुनावी रैली करेंगी। सोनिया गांधी दिल्ली के मतदाताओं से कांग्रेस को एक बार फिर जीत दिलाने की अपील करेंगी और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार और यूपीए सरकार की उपलब्धियों को मतदाताओं के सामने रखेंगी। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की दिल्ली में 2 रैलियां हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हुए स्टिंग ऑपरेशन की जांच शुरू कर दी है। इस स्टिंग ऑपरेशन में पार्टी के कई नेताओं को कथित रूप से गलत ढंग से चंदा लेते दिखाया गया था। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव सहित दूसरे नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत से मुलाकात की। इन नेताओं ने चुनाव आयोग से निपटने के लिए इस सीडी के प्रसारण पर रोक लगवाएं, क्यों ये चुनाव संहिता का उल्लंघन है। उधर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव के मुताबिक चुनाव आयोग को मीडिया सरकार पोर्टल से सीडी मिल गई है और इनकी जांच का काम शुरू हो गया है और जैसे ही जांच पूरी होती है इस पर कोई कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्र की यूपीए और दिल्ली की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की। दिल्ली के द्वारका में हुई इस रैली में उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बेहतर देश के दूसरे छोटे शहर हैं। मोदी ने केंद्र में एनडीए के शासनकाल की तारीफ की और बीजेपी की सरकार बनने पर देश को विकास की राह पर ले जाने का वादा भी किया। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। तो लोकतंत्र 2013 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहें राज्यसभा टीवी और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।